हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीटीफेरस बायो। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक के एंड में ही साइकिल लगा हुआ है, मतलब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता है आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 टू 35 डेज तक वेरी करती है, लेकिन इसको ऑन एन एवरेज एक आइडियल कंडीशन में 28 डेज माना जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस टॉपिक को आज समझने जा रहे हैं इस शॉर्ट वीडियो में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे 4 फेजेस में डिवाइडेड है। वो फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज, सेकेंड फेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओव्यूलेशन होता है, एंड द फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज। अब हम लोग इन चारों फेजेस का प्रोसेस, इन चारों फेजेस में हॉर्मोन्स, कौन सा हार्मोन कब किसका लेवल इंक्रीज होता है, किसका लेवल डाउन होता है, ये देखेंगे, जिसके हेल्प से पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड में एक ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है उसको समझने में, उसको हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। तो इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं एक फीमेल के यूटेरस और ओवरी में। फीमेल के यूटेरस में अगर हम लोग इमेजिन करें कि कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम एंड पर है, यानी कि 28th डे को हम इमेजिन करें किसी फीमेल के लिए, तो हम लोग मान सकते हैं कि 28th डे पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत डाउन रहा होगा। अब उस डाउन लेवल की वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर होनी शुरू हो जाएगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग के बारे में जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो ध्यान से देख सकता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, दिस पोर्शन इज नोन एज यूटेरस। यूटेरस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ओके, तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो रप्चर हो जाएगा 28th डे पे जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल होगा डाउन। इस वजह से ब्लीडिंग शुरू होती है फ्रॉम द वेजाइनल ओरिफिस, और वेजाइनल ओरिफिस मतलब ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस से, वेजाइनल ओपनिंग से ब्लीडिंग शुरू होती है जो 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू चलती है। इसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये तो हो गया ब्लीडिंग फेज जो हम लोगों ने अभी देखा। इसके इमीडिएटली बाद हम देखेंगे जो एंटीरियर पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हॉर्मोन्स का सीक्रीशन शुरू करती है, एक LH और एक FSH। अब LH और FSH का सीक्रीशन धीरे धीरे शुरू होता है और ये पीक पे पहुंच जाता है टिल द एंड ऑफ डे 13। इस वजह, और ये जो सीक्रीशन है जो डे 13 के एंड तक पीक पे पहुंच चुका है, ये 9 to 12 आवर्स, नेक्स्ट 9 to 12 आवर्स एकदम वैसे ही रहता है। तो मैं कह सकता हूँ 14th डे पे LH का सीक्रीशन एकदम पीक पे होगा। इस कंडीशन को हम लोग LH सर्ज भी कहते हैं। साइमल्टेनियसली FSH जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इसके लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ होगा फ्रॉम द ओवरी, और इसकी ग्रोथ, ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल विल ग्रो इनटू अ टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल फाइनली डेवलप इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जैसा कि आप लोग यहाँ फ्लोचार्ट में देख रहे हैं, LH सर्ज वाली कंडीशन में जैसे ही LH का सीक्रीशन पीक पर होगा, इस वजह से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन विल ऑकर एट डे 14 बिकॉज ऑन द 14th डे द amount of the concentration of the luteinizing hormone LH is at the peak.
और ये जो काम हो रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट का, दिस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डे 5 टू डे 13। तो इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। अब वाई दिस नेम फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ये दो नाम क्यों पड़े, इसके पीछे हम वजह जान सकते हैं। जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज एक्चुअली एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज नाम दिया गया क्योंकि इस फेज के दौरान फॉलिकल्स हमने देखे डेवलप हो रहे थे। प्राइमरी फॉलिकल इंटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इंटू टर्शरी एंड टर्शरी इंटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इसको प्रोलिफरेटिव फेज नाम क्यों दिया गया? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एनीथिंग, कोई चीज बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, रैपिडली ग्रो करती है तो उसको कहा जाता है प्रोलिफरेट हो रहा है। यहां पर प्रोलिफरेट क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है रैपिडली। कैसे हो रहा है रैपिडली सेल डिवीजन? क्यों? क्योंकि LH और FSH का सिक्रीशन पीक पर है, अपने अपने पीक पर है। LH की वजह से लाइनिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप लोग याद रखने का तरीका समझ लीजिए, LH का L और एंडोमेट्रियम लाइनिंग का L। तो LH की वजह से लाइनिंग मल्टीप्लाई होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और FSH स्टार्ट होता है F से, जिस वजह से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ये एक याद कर रखने का तरीका है, सारे बच्चे याद रखेंगे। यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि फॉलिकुलर फेज का एक दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी क्यों पड़ा। और शुरू के 3 फेज हमें क्लियर हो चुके हैं। द फर्स्ट फेज इज द ब्लीडिंग फेज, जिसके बाद हुआ फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, और फाइनली जब पीक पे था सिक्रीशन LH का, तो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से ओव्यूलेटरी फेज। अब इसके आगे का पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से रिमेनिंग जो पोर्शन बचा उसमें ढेर सारे फॉलिकुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स बचे हुए थे जो फॉर्मेशन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये येलो बॉडीड होता है और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स को कंसिस्ट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ तब तक जिंदा है, सिर्फ तब तक अलाइव है जब तक LH मौजूद है, जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं रहेगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को सीक्रेट कर रहा है। एस्ट्रोजन को सीक्रेट करने की वजह से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, और जो प्रोजेस्टेरोन है इसके सीक्रेशन की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एस्ट्रोजन जो है ये एस्ट्रोजन बेसिकली 2 काम करता है ना। एस्ट्रोजन 2 काम कर रहा है बेसिकली। एस्ट्रोजन अगर रिलीज होता है बिफोर डे 14 तो ये रिलीज होता है बाय द फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे, और एस्ट्रोजन रिलीज होता है आफ्टर डे 14, इसको रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। जो बिफोर डे 14 जब LH का सीक्रेशन कैसा होता है, LH का सीक्रेशन कम होता है, तो ये देता है एक पॉजिटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई और LH भेजो, और LH भेजो, तो और LH और FSH आता है। लेकिन आफ्टर डे 14 जो कॉर्पस ल्यूटियम जिस एस्ट्रोजन को जिस कॉर्पस ल्यूटियम जिस एस्ट्रोजन को रिलीज करता है वो देता है एक नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को कि बस LH का सीक्रेशन तो पीक पे पहुंच रहा है, इसका सीक्रेशन रोक दो। तो ये जो LH है ये LH का सीक्रेशन, LH और FSH का अभी सीक्रेशन कैसा हो जाता है, रुक जाता है हमेशा। और आप लोगों को मैंने अभी भी बताया था कि विदाउट LH कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और LH का लेवल जैसे ही डाउन होना शुरू होता है वैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस का, जो कि वाइट बॉडीड स्ट्रक्चर है, बहुत स्मॉल है, और फाइनली इट विल एंड अप। तो ये जो सीक्रेशन हो रहा है इन द लास्ट, दिस कम्स इनटू द सीक्रेटरी फेज और द ल्यूटियल फेज। अब लास्ट में जो इतना ये चारों फेजेस के बारे में अगर हम एक बार ओवरव्यू देखें तो हमने पढ़ा अभी तक इनिशियली क्या हुआ
हमने 28th डे को कंसिडर किया कि कोई फीमेल 28th डे पर है, तो हमने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का दोनों का ही लेवल था डाउन। इनका डाउन लेवल रहने की वजह से व्हाट हैपेंड, ब्लीडिंग शुरू हुई। वो ब्लीडिंग चली 3 to 5 डेज। इसको हमने मान लिया ब्लीडिंग फेज। उसके बाद हमने मान लिया कि डे 6 से डे 13 तक LH और FSH का सीक्रीशन बढ़ता जा रहा था। तो इस दौरान FSH की वजह से जो फॉलिकल्स भी डेवलप होते गए, फॉलिकल्स डेवलप होते चले गए, तो इसका नाम हो गया फॉलिकुलर फेज। और प्रोलिफरेशन हुआ एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, तो दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज एज वेल। उसके बाद 14th डे को हमने माना ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि 14th डे पे क्या हुआ, 14th डे पे LH के पीक की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ। और इसके बाद डे 15 to 28 LH और FSH का लेवल डाउन होता चला गया, बिकॉज सीक्रीशन हो रहा था कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन का सीक्रीटरी फेज। और ये वाला जो एस्ट्रोजन है, इसने दिया एक निगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो LH और FSH का सीक्रीशन कम हो गया। और इनका सीक्रीशन कम होने की वजह से दोबारा से ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगा दोनों ही हार्मोन्स का। ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ओके एवरीवन, तो अब इन चारों फेजेस के बारे में समझने के बाद अब हम मूव करते हैं इस टॉपिक के आखिरी पार्ट पे, जो कि है एक ग्राफ। ये ग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली इस ग्राफ को ध्यान से देखने का ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्राफ एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो ग्राफ नीचे बना हुआ है, इस ग्राफ को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पोर्शन बता रहा है ओवरी के अंदर के हॉर्मोन्स, दूसरा बता रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर के। ओके, अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोजन दो अलग अलग काम कर रहा है। एस्ट्रोजन अगर डे 14 के बाद है, कॉर्पस ल्यूटियम ने जो सीक्रेट किया हुआ है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किया है, अगर वो है तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा और LH को कम करवा देगा, डाउन करवा देगा बिल्कुल। लेकिन एस्ट्रोजन अगर फॉलिकल्स ने सीक्रेट करवाया है डे 14 से पहले, तो ढेर सारा LH FSH आ जाएगा, इसका सीक्रेशन शुरू हो जाएगा। इस बात को बस ध्यान रखना है, ये पूरा ग्राफ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब सब लोग, जैसे क्या होता है, डे एकदम लास्ट में डे 28 से हमने शुरू किया था टॉपिक को समझना। तो डे 28 पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कॉर्पस ल्यूटियम नेगेटिव फीडबैक देता है किसका, LH और FSH का। उसके बाद तो वो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, तो एक तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम के खत्म होते ही नेगेटिव फीडबैक खत्म। तो जैसे ही नेगेटिव फीडबैक खत्म होगा, वैसे ही एकदम डे 1 से LH और FSH दोनों का सीक्रीशन धीरे धीरे आप लोग देखोगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे LH और FSH तो बढ़ना शुरू हो ही रहे हैं, सेम टाइम पे जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं, ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स देखिए एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन है डे 14 से पहले वाला, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये बोलता है बेटा LH तू अभी और बढ़ और रिलीज हो। तो जब ये पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से अब ये धीरे धीरे LH एकदम पीक पे पहुंच रहा है, FSH का लेवल भी अपने पीक पे पहुंच रहा है, एकदम बढ़े जा रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, ये एस्ट्रोजन ने डे 14 से पहले वाला एस्ट्रोजन है, पॉजिटिव फीडबैक देगा, फॉलिकल्स ने सीक्रेट किया है इसको, और फाइनली हम पहुंच गए LH सर्ज तक। LH सर्ज तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब
बनने लगा। यहाँ पर इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बना है। कॉर्पस ल्यूटियम हम लोग जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन आप लोग देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहले नहीं था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किया है, तो ये डे 14 के बाद ही दिखाई देगा ना आपको। तो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ ऐसा इसी वजह से गया है। ये देखिए, ये यहाँ से सीक्रेट हुआ है और ये डे 14 के बाद उठा है ये ग्राफ। बात समझ आई आपको? क्योंकि इसको कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किया और कॉर्पस ल्यूटियम तो था नहीं ना भाई डे 14 से पहले, तो पहले ये ग्राफ उठेगा ही क्यों? बात समझ में आती है ना सबको? लेकिन एस्ट्रोजन 2 बार उठता है। एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन 2 बार उठा दिखाई देता है, एक बार डे 14 से पहले, एक बार डे 14 के बाद। क्योंकि डे 14 से पहले फॉलिकल्स ने सीक्रेट किया और डे 14 के बाद इसको कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किया। समझ में आई बात? लेकिन अब फिर से वही बात, कॉर्पस ल्यूटियम ने जो बाद वाला एस्ट्रोजन रिलीज किया है, ये बाद वाला एस्ट्रोजन तो क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देगा, ये बाद वाला एस्ट्रोजन है, बाद वाला एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि ये डाउन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये देखिए LH और FSH दोनों नीचे आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अगर इतना बात आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आप लोगों को अब इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। आप लोगों को बस ध्यान से समझना है कौन सी चीज एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।